हेलो साथियों, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो साथियों, आज का अपना टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो इसके पहले वाले टॉपिक में हमने मौर्य काल फिनिश किया था। तो मौर्य काल में हमने जाना था कि जो लास्ट का शासक था मौर्य काल का वो था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग जब बृहद्रथ को मार देता है, उसको एक्चुअली वो क्या करता है कि घोड़ों का वो दिखा रहा होता है और उसी में वो मार देता है उसको, बृहद्रथ को। तो जैसे बृहद्रथ मरता है तो शुंग काल शुरू हो जाता है और वही जो शुंग काल से ही मौर्योत्तर काल अपना प्रारंभ हो जाता है। मौर्योत्तर काल की जो अपनी स्थिति है, उस समय काफी यूनानी आक्रमण भारत में हो रहे होते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र से। उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आए हुए जो यूनानी लोग हैं, उनमें से कई यूनानी आते हैं, कुछ तो भारत में बस जाते हैं और कुछ मतलब वापस चले जाते हैं युद्ध के उपरांत। तो शुंगों का के साथ भी यूनानियों का आक्रमण होता है, युद्ध होता है उनका। तो ये सारा जो भी काल रहता है आगे, इस काल का कालक्रम जो है वो मौर्योत्तर काल कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने पहले वाला वीडियो देख लिया होगा और आप क्रम से वीडियो देखें फ्रेंड्स, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर कालक्रम दिमाग में सेट रहता है तो हमें याद रहता है। देखिए, इतिहास कहानी है, आपको यदि कहानी याद रहेगी तो आप काफी चीजों को रटे हुए बिना भी आप कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि कालक्रम आपके दिमाग में सेट होगा। तो इतिहास को रटना नहीं है, बल्कि उसको कहानी की तरह हमें क्रम से सेट करके रखना है और उसमें बीच बीच में फैक्ट क्या करने हैं, हमें पुटअप करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटो द्वितीय, स्ट्रेटो प्रथम, डेमेट्रियस तथा मेनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। तो देखिए, अभी हमने बात की थी हिंद यवन या यवन शासकों की या यूनानियों शासकों की, जो कि भारत में युद्ध कर रहे थे, भारत में वो एंटर करना चाह रहे थे। तो उनमें से एक शासक था स्ट्रेटो सेकेंड। तो स्ट्रेटो सेकेंड ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो देखिए, बिंबिसार, गौतम बुद्ध ये समसामयिक थे। यहाँ पर देखिए जो मिलिंद है, ये मिलिंद समसामयिक नहीं था। क्यों? क्योंकि मिलिंद उनके काफी बाद का है फ्रेंड्स, और प्रसेनजीत जो था वो उसी समय का है। तो यहाँ पर बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये समकालीन है, एक ही टाइम के हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिलिंद है, जिसको मेनांडर भी कहते हैं, यह यवन शासक था मेनांडर, ठीक है। तो ये जो है ये बाद का शासक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है, ये मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। तो काठियावाड़ या फिर जूनागढ़ का जो अभिलेख है, जो कि रुद्रदामन द्वारा लिखाया गया था, ये एक काव्य शैली का प्राचीनतम अभिलेख है, या फिर कहें कि प्राचीनतम काव्य शैली का ये एक लेख है। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। ये जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें वर्णित है, और जूनागढ़ के अभिलेख में ही बिना बेगार के सुदर्शन झील जो है उसके जीर्णोद्वार का भी हमें संकेत मिलता है, या फिर उसका लेख मिलता है। अब यहाँ पर देखने की बात है, बिना बेगार, देखिए बेगार क्या होता है कि किसी से बिना मजदूरी दिए काम करा लेना, उसे बेगार कहते हैं। लेकिन उस समय की ये प्रथा थी कि चूंकि राजतंत्र था, इसलिए अधिकांशतः राजा बेगार करा लेते थे, लोगों को आदेश पारित कर देते थे कि काम करना है, और लोगों को वो काम करना पड़ता था, क्योंकि वो प्रजा होती थी और उसके उतने अधिकार नहीं होते थे। लेकिन ये राजा जो हुआ रुद्रदामन, इसने जब इसका सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया, तब उसने बिना बेगार के, मतलब कि उनको उसने सैलरी दी थी उनके काम की। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो देखिए, वो थे कुषाण शासक। कुषाण शासकों ने तांबे के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में जारी किए थे। एक बात ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने सोने के सिक्के भी नियमित रूप से जारी किए थे, और इतिहास में ये वही शासक थे जिन्होंने सबसे खरे सोने के सिक्के चलाए। मतलब कि जो हमारा जैसे सोना है उसको हम क्वालिटी कैरेट में नापते हैं, तो सबसे ज्यादा कैरेट के जो सिक्के थे फ्रेंड्स, वो किन्होंने चलवाए थे? कुषाणों ने ही चलवाए थे। लेकिन जो जनरली जो ट्रेडिंग के लिए, मतलब कि साधारण जो फुटकर सामान लेने के लिए, उसके लिए जो सिक्के चलते थे, वो सिक्के बने होते थे किसके? तांबे के। लेकिन सबसे खरे सोने के सिक्के कुषाणों ने ही चलाए थे।
अगर कहीं ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो वो चलवाए हैं गुप्त शासकों ने। आगे हम इसके बाद में जब पढ़ेंगे चैप्टर तो गुप्त काल का आएगा। तो गुप्त काल के जो सिक्के रहे हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में हमें प्राप्त होते हैं। बिमकडफिसेस, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन प्राप्त हुआ है वो है कनिष्क। मतलब कि देखिए, कनिष्क के जो सिक्के थे, उन्होंने जो सिक्के चलवाए थे उसमें बुद्ध की अंकन होता है, मिलता है, या फिर बुद्ध का अंकन उसमें प्राप्त होता है। इससे ये भी पता चलता है कि जो कनिष्क था वो क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कुजुल कटफिसेस, बिम कटफिसेस, कनिष्क प्रथम तथा हुविस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो देखिए, जो कुषाण काल था, ठीक है, तो कुषाण काल में क्रम से अगर हम शासकों की बात करें तो जैसे पहले हुआ कुजुल कटफिसेस, ठीक है, फिर हुआ बिम कटफिसेस, फिर इसके बाद हुआ कनिष्क। ये इनका क्रम रहा है कुषाण शासकों का। तो कुषाण शासकों में से देखिए एक बिम कटफिसेस, ये जो कि दूसरा शासक था, इसने सोने के सिक्के चलाए थे। अगर हम बात करें कुजुल कटफिसेस की, तो कुजुल कटफिसेस ने तांबे के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के इसने नहीं चलाए थे। लेकिन बिम कटफिसेस ने सोने के सिक्के चलाए थे। इसके बाद में फिर हालांकि कनिष्क ने भी सोने के सिक्के चलाए थे। तो सर्वप्रथम की बात यहाँ पर की जा रही थी। तो कुषाण काल में सर्वप्रथम जो सिक्के सोने के चलाए गए वो बिम कटफिसेस द्वारा चलाए गए। बिम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, कनिष्क तथा हरवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया वो शासक कौन था, बिम कटफिसेस। तो बिम कटफिसेस ने ही क्या किया था कि नियमित रूप से सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने की प्रथा चलाई थी। यवधेय सिक्कों का अंकन मिलता है। यवधेय सिक्कों पर, यवधेय एक शासक हुआ, इनके सिक्कों पर कार्तिकेय, ठीक है, जो शिव हैं, शिव के दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय, तो कार्तिकेय के जो अंकन है वो यवधेय सिक्कों में मिलते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? अब देखिए, कनिष्क राजा जो था ये चूंकि बौद्ध का अनुयायी था, तो इसने क्या किया था कि अपने राज्यारोहण के तीसरे वर्ष इसने मथुरा से एक मूर्ति ले जाके बौद्ध की किस सारनाथ पे क्या किया था, स्थापित किया था। तो ये प्रतिमा आप देखिए, जो इसका राज्यारोहण का काल है वो 78 ईसा में माना जाता है। कितने में? 78 ईसा में। तो 78 ईसा से 3 वर्ष बाद यानी कि 81 ईसा सन में इसने क्या किया था कि सारनाथ में बौद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया था। और उसी समय का ये अभिलेख भी हमें प्राप्त होता है कि इस समय इसने इसकी स्थापना की थी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक या फिर राज्यारोहण या फिर यह कहें कि इसके राज्य की जो स्थापना है वो 78 ईसा को मानी जाती है। और इसी समय इसने शक संवत की भी स्थापना की थी। जो शक संवत है वो भारत का आज भी आधिकारिक एक प्रकार से कैलेंडर है। और ये देखिए, ये 78 ईसा से है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 78 ईसा था उस समय इसका पहला कौन सा था, शुरुआती काल था, मतलब कि इसका वहां से प्रथम वो शुरू हो रहा था। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर कितना है? देखिए, जो विक्रम संवत है तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व है ना, 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में ये क्या था, बिफोर क्राइस्ट, इस समय विक्रम संवत की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी कि 78 ईसा में किसकी स्थापना की गई, शक संवत की। तो अब देखिए, ये बैक पे था और ये आगे था, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो यहाँ आ जाएगी संख्या 135। तो ये जो 135 है ये दोनों के अंतर है, मतलब कि विक्रम संवत और शक संवत, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है, 135 वर्ष का है। विक्रम संवत की स्थापना जैसे हमने देखा कि अभी 57 ईसा पूर्व हुई थी। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष और वसुमित्र। अब देखिए, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे ये कनिष्क के समय के थे और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे उस समय के। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है वो है पतंजलि। अब देखिए, पतंजलि इनके दरबार से संबंधित नहीं है, बल्कि पतंजलि जो है
वो शुंग शासक से संबंधित है, मतलब शुंग काल से संबंधित है, क्योंकि ये पुष्यमित्र शुंग जो था, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और उन अश्वमेध यज्ञों को कराने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन से? पतंजलि थे। पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा है। पाणिनि जो एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जिसपे आज भी हमारा संस्कृत का व्याकरण पूरा टिका हुआ है, तो वो जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ पे महाभाष्य लिखने वाले व्यक्ति थे पतंजलि, और इन्होंने शुंग काल के समय में ये महाभाष्य भी लिखा था। अश्वघोष, पार्श, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार का नहीं था, वो विशाखदत्त नहीं था। देखिए, विशाखदत्त जो था वो चौथी ईसा का व्यक्ति है। कितने का? चौथी ईसा का व्यक्ति है विशाखदत्त। तो ये चौथी मतलब कि 400 ईसा के लगभग का है ये व्यक्ति। और विशाखदत्त ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्या लिखा है इसने? मुद्रा राक्षस। अब देखिए, मुद्रा राक्षस में जो हमें नॉलेज मिलती है वो किसकी मिलती है? मौर्य काल की। तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इसका काफी अच्छा उल्लेख जो है वो विशाखदत्त द्वारा अपनी किताब मुद्रा राक्षस में किया गया है, जिससे हमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रबतक अभिलेख में उल्लेख नहीं है श्रावस्ती का। अब देखिए, ये जो रबतक है फ्रेंड्स, ये रबतक पाकिस्तान की तरफ है, ये रबतक नाम की जगह, और इसमें जो उल्लेख नहीं है वो किसका नहीं है? श्रावस्ती का नहीं है। ये एक्चुअली हो सकता है कि अब अफगानिस्तान में ही ये जगह हो रबतक। तो इनमें से देखिए, बाकी चीजों का तो इसमें उल्लेख है, लेकिन श्रावस्ती का उल्लेख इसमें से नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक जीवक, और इसके साथ साथ में चरक जीवक ने तो प्राप्ति की थी शिक्षा, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी में शिक्षा प्राप्त की थी, और तक्षशिला विद्यालय में चाणक्य ने भी शिक्षा प्राप्त की थी, और इसके बाद उन्होंने वहां टीचिंग का काम भी किया था, वहां के वो आचार्य भी रहे थे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, और यहाँ पर बुद्ध धर्म की शिक्षा और बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ एक्चुअली ये जो मुख्यतः जो था, ये था युद्ध कला के लिए। तो धनुर्विद्या है, औषधि विज्ञान है, इसके लिए यहाँ बहुत बड़ा केंद्र था तक्षशिला में, और यहाँ पूरे विश्व के विद्यार्थी उस समय पढ़ाई करते थे। जो उस समय रजवाड़े हुआ करते थे, अधिकांशतः वहाँ के जो राजकुमार हैं वो इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया करते थे। शुंग वंश के बाद भारत में राज किया कण्व ने। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि मौर्य काल आया, ठीक है, मौर्य काल के बाद में हम जानते हैं शुंग आया। तो शुंग में हम जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है, इसने बृहद्रथ को मार के इसने अपना शासन जमाया, और शुंग काल की इसने मतलब शुंग शासन की स्थापना कर ली। अब शुंग शासन की स्थापना करने के बाद में शुंग शासक जो था, एक इसका लास्ट जो था वो था देवभूति। देवभूति नाम का एक राजा हुआ इनके लास्ट का, और इस देवभूति को एक व्यक्ति ने मार दिया था, जिसका नाम था वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। अब देखिए, ये देवभूति जो था ये शुंग शासक का लास्ट शासक था, और वासुदेव जो था ये कण्व शासक का पहला शासक था। तो वासुदेव ने देवभूति को मार दिया और कण्व वंश की स्थापना इसने कर ली थी। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक था, या वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखिए, शुरुआती हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये जाना था कि 4 वर्णों में पूरा समाज विभक्त था, और उसी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से समाज में प्रक्रियाएं चल रही थी। लेकिन उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि किसी वर्ग को तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जा रही थी, और किसी वर्ग के लोगों को तवज्जो बहुत ज्यादा दी जा रही थी। इससे क्या हुआ कि वर्ण संकर प्रजातियों की बहुत ज्यादा उसमें वो आ गई, क्योंकि नियम इतने ज्यादा कठिन थे कि उन नियमों को पालन करने वाले व्यक्ति जो थे वो परेशान हो गए उन चीजों से। तो उन्होंने क्या किया
कि इस पूरे जो भी एक घेरा उन्होंने बना के रखा था, इसको तोड़ के बाहर इन्होंने निकलना शुरू कर दिया। जब तोड़ के बाहर निकलना शुरू कर दिया तो वर्ण संकर लोगों की मतलब कि उस समय प्रेजेंस ज्यादा हो गई। लेकिन यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो ऐसा शासक हुआ जिसने पुनः इन बाहर निकले हुए व्यक्तियों को एक फिर से वर्ण व्यवस्था में लाने के लिए क्या काफी संघर्ष किया था या प्रयास किया था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो देखिए, जब मौर्य आए, मौर्यों के बाद में दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जो प्रभाव जमाने वाले थे वो थे सातवाहन। यहाँ पर जो देखिए कुषाण थे, कुषाणों की एक विशेषता ये थी कि उनका व्यापार का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा मजबूत था, क्योंकि उस समय जो रोमन साम्राज्य था, तो रोमन साम्राज्य और यहाँ पर चाइना, देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए ये अपनी इंडिया है और यहाँ पर चाइना और यहाँ पर रोमन साम्राज्य, तो हमारा ये जो कुषाण काल था, ये कुषाण काल में इधर से क्या था कि यहाँ की जो ट्रेडिंग होती थी वो भारत के माध्यम से ही होती थी। क्यों? क्योंकि जो हम सिल्क रूट जानते हैं, तो सिल्क रूट में कुषाणों का कब्जा था। तो कुषाण जो शासक थे, इन्होंने बीच की ट्रेडिंग का काम किया। इस वजह से एक चीज और भी थी कि जो चाइना के लोग थे, ये यहाँ तक सीधे सीधे व्यापार नहीं करते थे, भारत के माध्यम से ही करते थे। तो यहाँ पर उस समय कुषाण काल में जो व्यापार था बहुत ज्यादा समृद्ध था। सिमुक संस्थापक था किसका? सातवाहन वंश का। तो देखिए सातवाहन वंश जो आया वो कण्व शासकों के बाद आया है, और कण्व शासकों के लास्ट शासक को सिमुक ने मार कर क्या किया था कि सातवाहन वंश की स्थापना की थी। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था वो था पांचाऊ। अब देखिए कनिष्क के बारे में ये कहा जाता है कि कनिष्क चीन की जो मतलब राजकुमारी थी, वहाँ के जो राजा की बेटी थी, उससे वो शादी करना चाहता था। तो कनिष्क ने क्या किया था कि एक व्यक्ति को भेजा था, मतलब उसके संदेश देके कि मतलब वो शादी करना चाहता है। इस पे क्या हुआ कि चाइना का शासक बहुत ज्यादा मतलब उससे गुस्सा हो गया और फिर इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। तो युद्ध होने पर वहां के अभिलेखों के हिसाब से ये कनिष्क जो था ये हार गया था। तो वहां का एक चीनी जनरल था, सेनापति था पांचाऊ, जिसने इसको क्या किया था? हराया था। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी वो थी कुषाण। तो देखिए अभी जो हमने बात चर्चा की अभी कि कुषाण जो थे वो अपना जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट के ऊपर तक भी इनका कंट्रोल था, कब्जा था, इसलिए इन्होंने व्यापार को काफी ज्यादा तरजीह दी थी। तो कुषाण वंश था जो मतलब गुप्त वंश, मौर्य वंश और इनमें से देखा जाए तो कुषाण ने क्या किया था कि काफी अपना क्षेत्र को विस्तारित किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। तो कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी और इसमें से जो बच्चियां हैं उनकी जो शादी की उम्र है वो 10 साल, 8 साल, 12 साल इतने के बीच में ही कर दी गई थी, जिससे कि स्त्रियों की स्थिति का बहुत ज्यादा पतन होना शुरू हो गया था। और यहाँ तक कि जो हमारा शुंग काल रहा है, शुंग काल में ही स्त्रियों की दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि जो प्रतिलोम विवाह की स्थिति को बिल्कुल इन्होंने ठप्प कर दिया था, रोक दिया था, और अनुलोम विवाह वहां पर जारी थे। तो स्त्रियां जस्ट बिल्कुल शोषण का एक प्रकार से उपकरण बन गई थी। तो जितने भी शुंग शासक हुए या फिर इस प्रकार के जो ब्राह्मण शासक हुए, इनकी वजह से स्त्रियों की शिक्षा जो स्थिति थी उसमें बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक प्रभाव पड़ा था। कला की गांधार शैली फली फूली। अब देखिए कला, यहाँ पर गांधार शैली जो है ये कुषाणों के समय की शैली है और इसमें से यूनानी प्रभाव काफी ज्यादा झलकता है। बौद्ध की जो मूर्तियां उस समय कुषाणों के काल में जो बनाई गई, जो कि गांधार शैली की थी, उनमें से वहां का एक जो देवता था अपोलो, उसके रूप की बनाई गई हैं। और उनमें क्या किया गया है कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत ज्यादा काम किया गया, उसको काफी सुडौल बनाने की कोशिश की गई है। तो ये जो कला है ये गांधार की, ये यूनान प्रभावित कला थी, जिसमें से बौद्ध की काफी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ सिक्के हैं और मतलब किस धातु के सिक्के हैं वो पता करना है। तो देखिए कुषाणों ने स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के जारी किए थे,
गुप्त ने रजत और स्वर्ण के जारी किए थे। सातवाहनों ने सीसा और पोटीन के सिक्के जारी किए थे। कलचुरी जो वंश के लोग थे उन्होंने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के जारी किए थे। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। ये किसके लिए? ये था बुद्ध प्रतिमा के लिए। अब देखिए, ये जो बामियान एक्चुअली जगह थी फ्रेंड्स, ये जब हम अगर हम भूगोल के हिसाब से देखें तो एक नीलगिरी की नहीं, एक एक्चुअली कुनलुन श्रेणियां हैं ऊपर, मतलब कि हमारी जो हिमालय श्रेणी है, तो हिमालय श्रेणी में इधर को श्रेणियां निकलती हैं, कुछ इधर को निकलती हैं। तो जो श्रेणियां फ्रेंड्स इधर अफगानिस्तान की ओर जाती हैं, ये श्रेणियां जो कि यहाँ की पहाड़ियों को निर्माण करती हैं, तो इनमें से ही इन्हीं पहाड़ियों को काट के बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई जाती थी, और वही जो प्रतिमाएं हैं उन्हीं को हम बामियान नाम से जानते हैं। ये प्रतिमाएं हालांकि अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स रहे हैं उनके द्वारा तोड़ दी गई थी बम लगा के, लेकिन ये मूर्तियां बहुत ही बड़े आकार की बनाई गई थी और उस समय इनमें बहुत ज्यादा काम किया गया था। तो अफगानिस्तान की जो बामियान की जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं ये बहुत प्रचलित हैं, यह बहुत प्रसिद्ध रही, और ये बुद्ध की प्रतिमाएं इसमें से उकेरी गई थी। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है वो है गांधार। अब देखिए, गांधार जो कला है, तो गांधार कला जैसे अभी हमने चर्चा ही किया था कि यूनानी और भारतीय इन दोनों शैलियों का मिक्सअप है ये, तो इसमें से वही प्रभाव हमें जो यूनानी प्रभाव दिखता है। और जैसा हमने चर्चा की कि अपोलो जो वहाँ का देवता था उसके रूप को अपने यहाँ बुद्ध के रूप में से क्या किया गया है, उसको ढालने की कोशिश की गई है। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग किया गया है वो कौन सी है? गांधार मूर्ति कला। अब देखिए, गांधार और उसी समय मथुरा कला, दो कलाएं काफी ज्यादा प्रचलित में रही हैं। तो मथुरा कला और गांधार कला, इन दोनों में जो डिफरेंस है फ्रेंड्स वो ये है कि जो गांधार कला में जो पत्थर प्रयोग किया गया है वो कैसा था कि वो हरित था, ठीक है, वो थोड़ा सा ग्रीन टाइप का पत्थर था, और जो इधर मथुरा में यूज किया गया है वो लाल बलुआ पत्थर मोस्टली यूज किया गया है। एक तो ये अंतर है। दूसरा अंतर ये है कि जो गांधार शैली में बनी हुई जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे ज्यादा काम किया गया है। अधिकांशतः मूर्तियां खड़े हुए उसमें मिलती हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम मथुरा शैली की बात करें तो मथुरा शैली में अधिकांशतः जो मुद्राएं हैं उनमें ध्यान की मुद्राओं का ज्यादा प्रयोग किया गया है, बैठे हुए मूर्तियां बनाई गई हैं। तो ये सारी जो डिफरेंस हैं ये गांधार कला और मथुरा कला में डिफरेंस को ये इंडिकेट करती हैं। और ये जो कलाएं हैं जैसा कि कुषाण काल में काफी ज्यादा फली फूली हैं। तो इस तरह से एग्जाम में कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स पूछ सकता है। आई होप आप उसका उत्तर दे देंगे। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम को अगर देखें हम, तो देखिए यूनान, शक और कुषाण, ये इनका एक क्रम है। हालांकि हमने अगर इसके और भी पहले की अगर हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले ईरानियों ने यहाँ पर आक्रमण किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डेरियस प्रथम, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम ईरानी शासकों की बात करें तो दारा बहू या डेरियस जो था इसने सबसे पहले आक्रमण करके कुछ क्षेत्र को क्या किया था, जीता था। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना इनमें से कौन सा है? इनमें सबसे पुराना है सातवाहन। अब देखिए, जो चालुक्य है ये काफी बाद का, पल्लव बहुत उसके बाद का है, मतलब सातवाहन के बाद का ही है, राष्ट्रकूट भी बाद के हैं, लेकिन यहाँ पर सातवाहन इन सबसे पहले का है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है हमें मत्स्य पुराण में। तो मत्स्य पुराण जो है ये काफी ऑथेंटिक पुराण है 18 पुराणों में से। तो इनमें से आंध्र सातवाहन के राजाओं की वंशावली मिलती है। एक बात और कि जो जितने भी पुराण हैं इनमें अधिकांशतः राजाओं की वंशावलियां ही हमें मिलती हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पे? अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। तो अमरावती एवं प्रतिष्ठान में सातवाहनों की राजधानी रही है फ्रेंड्स। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, मतलब कि एक ब्राह्मणों का एक रक्षक
या इसके लिए कि ब्राह्मणों का रक्षक किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वो किया गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। यहाँ पर कथन और कारण दिए हुए हैं। देखिए कथन में है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, और कारण दिया है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कथन तो सही है, लेकिन कारण यहाँ पर मतलब सही नहीं है, क्योंकि कुषाण देखिए जो है ये फारस की खाड़ी से व्यापार करते थे। अभी हमने चर्चा की थी कि कुषाणों का व्यापार बहुत ज्यादा क्या था कि मतलब कि उच्च कोटि का था, या फिर कहें काफी उस समय मजबूत स्थिति में था। तो ये जो व्यापार करते थे, तो देखिए फारस की खाड़ी से और लाल सागर से। क्यों? क्योंकि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये मतलब कि जो यूरोपीय देश हैं वहां से, रोमन जो देश है वहां से ये व्यापार अपना अच्छा खासा एस्टेब्लिश किए हुए थे। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख से। राजा जो खारवेल है ये मतलब जो कलिंग का क्षेत्र है, तो ये वाले क्षेत्र में एक अभिलेख हमें मिलता है किसका, हाथी गुम्फा का अभिलेख। तो हाथी गुम्फा के अभिलेख में ही खारवेल राजा के नाम का और इसके साथ साथ उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। अशोक हर्ष पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था वो था खारवेल। तो खारवेल जो राजा था वो जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश थे। तो ये किस वंश का था, ये चेदी वंश का था। दशरथ, बृहदत्त, खारवेल तथा हुविस्क राजाओं में से वह जिसको जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था जिसका, तो वो कौन था, खारवेल। तो खारवेल जैन धर्म से संबंधित था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है किसमें, विधि में। तो देखिए ये जो पूर्वी रोमन का एक शासक था जस्टिनियन, तो जस्टिनियन का जो सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है वो विधि, लॉ में माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये इस वाले वीडियो में इतना ही। अगला वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम गुप्त काल और गुप्तोत्तल काल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें फ्रेंड्स। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।